हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है यूजीसी नेट का, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करवा सकते हैं। और प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन्स, यानी कि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से उठाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड से है। और आपको पता है इवैल्यूएशन आपका भी होगा, ठीक है ना। जब पेपर देने जाओगे तो मूल्यांकन के बड़ी पद्धतियाँ होती हैं, आपको पता है सुमेटिव वगैरह भी होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो किसी डायग्नोज करना है ना, आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो डायग्नोज का मतलब क्या होता है कि आपकी वीकनेस को देखना, आपकी कमियों को देखना, रेमेडीज़ बताना, यही तो काम होता है ना डायग्नोज का। डायग्नोज नाम तो सुना ही है आपने। तो अगर ये एक तरह से टीचिंग में अगर स्टूडेंट की तरफ देखें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ वगैरह पता लगाना, फिर उसका कारण क्या है उसका पता लगाना, या वीकनेस का कारण क्या है उसका पता लगाना, और उनको रेमेडीज़ यानी कि उसके उपाय देना, यही तो काम होगा ना डायग्नोज करना, किसी चीज़ को पहचानना एक तरह से। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें परफॉर्मेंस की बात बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है ना, परफॉर्मेंस की बात अभी नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो हमें डायग्नोज एक बार उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में करना है, तो ये ज़्यादा बेस्ट आंसर नहीं जाएगा। अगर आंसर ऑप्शन बी की बात करते हैं, स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वेरी गुड, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ देखना, वीकनेस देखना, नॉलेज देखना एंड स्किल प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से पहले स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, कौन से चीज़ में अच्छा है वो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन से टॉपिक में अच्छा है, कौन से वीक है, ये सारी चीज़ देखना, डायग्नोज करना उनके नॉलेज को, उसकी स्किल को प्रायर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से पहले। तो एक तो ये होगा, डायग्नोज से पहला पता तो ये लगाया जाता है, यानी कि बी ठीक है। सी है डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स, अभी अचीवमेंट की बात नहीं, अभी तो पता ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। और डी कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके कारण उसमें क्या क्या कॉज एंड रेमेडीज़, मतलब वो जब सीख रहा होता है तो उसमें सीखते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम का क्या कारण है और उसके क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, ये भी तो डायग्नोज में पता लगाया जाता है। ठीक है ना, डायग्नोज करना है उसको, तो ये डी आंसर भी बेस्ट है। ठीक है, यानी कि बी और डी जाएगा इसका। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो बी एंड डी ये वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना, चित्त को शांत रखना, रिलैक्स रखना, सब बहुत बढ़िया है और अच्छा होगा। ठीक है ना, अब टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, पढ़ाई अच्छे से करो बस। आगे क्वेश्चन है, ए डिडक्टिव थ्योरी इज़ वन दैट। डिडक्टिव थ्योरी कौन सी है इसमें, ये क्वेश्चन देखो, जो डिडक्टिव और इंडक्टिव है ना फ्रेंड्स, ये 3 जगह आ जाता है आपके, डिडक्टिव और इंडक्टिव। मैंने कई बार बात कर चुका हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, और लॉजिकल रीजनिंग में भी इसका बड़ा काम है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। डिडक्टिव का मतलब होता है डीजीपी, ठीक है ना, ये याद रखो, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ कोई चीज़ में जाना। और इंडक्टिव होता है आईपीजी, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। तो इसमें आपको देखना है, और आप याद रखना, कभी भी जब डिडक्टिव की बात होती है ना फ्रेंड्स, तो डिडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में तो थ्योरी डेवलप की जाती है, नई थ्योरी डेवलप की जाती है, लेकिन डिडक्टिव में ऐसा नहीं होता, उसमें टेस्टिंग की जाती है। किसमें, डिडक्टिव में, ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत रिपीटिशन भी होता है इन ऐसे क्वेश्चंस का, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, अगर नए थ्योरी डेवलप वगैरह करनी हो तो होता है इंडक्टिव, ठीक है, आईपीजी, क्योंकि पर्टिकुलर बात करके फिर एक जनरल एक बात पे पहुंचते हैं, यानी कि नई थ्योरी का डेवलप होता है। और इसमें नई थ्योरी का डेवलप नहीं होता है, एक तरह से टेस्टिंग होती है। क्या होता है, टेस्टिंग होता है। ठीक है ना, जो अभी आपके पास थ्योरी है, उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस पे गए, फिर ऐसे ऐसे करके उसकी टेस्टिंग होगी हाइपोथेसिस की एक तरह से। ठीक है, ये होता है डिडक्टिव में। तो इतनी बातें बोलने के बाद तो आपको पता ही लग गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है। इन्वॉल्व द टेस्टिंग इन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या होगी, टेस्टिंग होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। अरे डाउट तो रखना ही नहीं है ना, डाउट में तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काम करो प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है फ्रेंड। और रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक सैम्पलिंग, वहाँ से हम ये इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और सैम्पलिंग 2 तरीके से अगर ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग की बात करते हैं। प्रोबेबल सैम्पलिंग कौन सी होती है फ्रेंड्स, जिसमें
हर एक जो सैंपल होता है वो इक्वल चांस रखता है सिलेक्शन होने का, यानी कि उसकी संभावना 100% है, ठीक है। यानी एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट प्रोबेबल में यानी कि संभावना किसी की भी हो सकती है ना। और नॉन प्रोबेबल होता है जिसमें संभावना 100% नहीं होता, यानी कि ईच एंड एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस टू बी सिलेक्शन। समझ में आ गई मेरी बात। प्रोबेबिलिटी में 100% संभावना है, ठीक है। जैसे मैंने एक सिक्का, एक कॉइन उछाला, कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, ये चीज़ है वो 100% प्रोबेबल है कि हेड भी आ जाए, हो सकता है टेल भी आ जाए, कुछ भी, यानी कि संभावना है ना। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मेरी बात समझ गए ना। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, जहाँ पे 100% ना हो। जैसे आपकी क्लास में मैं आया और मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट 5 फीट 5 इंच से बड़े हैं या हाइट में हैं, उनसे मैं क्वेश्चन राइज करूँगा। तो जो 5 फीट 5 इंच से कम हाइट के थे उन्होंने तो छोड़ दिया दिमाग में कि हमसे तो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। तो मेरा जो क्वेश्चन पूछने का है, सारी क्लास में 5 फीट 5 इंच वाले तो शांत बैठ जाएंगे कि नहीं यार हमें तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो बैठे हैं आराम से, ठीक है। यानी कि वहाँ पर मेरी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना 100% नहीं है, ये नॉन प्रोबेबल हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे एक तरह से रिसर्चर जो होता है उसका दिमाग लग जाए, उसकी बाइसनेस आ जाए या उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आ जाए सारी चीज़ें, तो वो हो जाती है कौन सी, नॉन प्रोबेबल। बात समझ में आ गई होगी। सैम्पलिंग के कई सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड की बात करते हैं जब स्ट्रेटिफाइड कोटा सैम्पलिंग वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है इसकी। नॉट बिलोंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है ऐसा कौन सा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से बिलोंग नहीं रखता। यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से बिलोंग नहीं रखता, इसका मतलब ये कौन सा पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। अरे समझ गए ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है, लैंग्वेज। नॉट बिलोंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछ रहा है, तो अभी प्रोबेबिलिटी बता देनी है हमें। तो कोटा सैम्पलिंग, इसमें तो कोटा ही दे दिया, तो इसमें तो संभावना 100% बची नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ध्यान रखना। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि इसका बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं, इसका जो फर्स्ट नंबर चूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली करते हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में आती है ये। और क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर पर्पजिव भी नहीं आएगी क्योंकि ये बाइसनेस में आ जाती है, ये मतलब उस कन्विंस के अकॉर्डिंग आ जाती है ये दोनों, ठीक है ना। तो ये भी क्या नहीं होगी, प्रोबेबल नहीं होगी, ये नॉन प्रोबेबल है दोनों। क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबल सैम्पलिंग है, यानी कि 2 भी हो गया 4 भी हो गया। क्लस्टर होता है एक तरह गुच्छा, और ये जहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्लस्टर सैम्पलिंग कहाँ की जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये फ्लिपिंग ऑन ऑफ ए कोइन, एक सिक्के को जब उछालते हैं तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका तो मैंने एग्जांपल लेके ही समझाया था, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है कि हेड आए या टेल आए, ठीक है, समझ गया। तो 6 भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आंसर जाएगा 2, 4 और 6, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप को रिलैक्स रखें। 2 और 4 6, ये रहा 2, 4 और 6, ठीक है, ये आंसर चला गया, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से है, ठीक है ना ये क्वेश्चन। और ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट इज या आर करेक्टली मैंशनड, यानी कि ईयर देखना है कौन सा करेक्टली मेंशन किया गया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, कोई गलत बात नहीं है। वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, ये वाटर एक्ट आपको पता है कब आया, 74 में आया था। ये उल्टा लिख रखा है क्वेश्चन में, और ईयर आया था 81 में, उल्टा लिख रखा है, और आपसे करेक्ट पूछा है, तो ये दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि उल्टे लिख रखे हैं। तो कौन सा आ गया, ए और वी, यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो अच्छी बात है, अच्छे से करा करो, ठीक है। और प्लीज़ टेंशन मत लेना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा अगर आपने टेंशन ले लिया तो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यूजीसी नेट ने पूछ लिया 1-2 बार ये क्वेश्चन कि हायर एजुकेशन का क्या गोल है। बहुत सिंपल है, एक्सेस होना, सही बात है, पहुंच, इक्विटी समानता लेके आना, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस लेके आना, 3 ये बात तो ठीक है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करना, ठीक है, 1 भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। फाइनेंसिंग एजुकेशन और एक्रीडेशन ये काम नहीं है मेनली, तो ए बी सी और ई
ABCE और E, इसमें क्या समझाने की बात है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि हायर एजुकेशन का क्या गोल होता है। एक्सेस की पहुंच हो सके, इक्विटी आ सके, ठीक है, क्वालिटी और एक्सीलेंस आ सके, और वैल्यू बन सके, यानी कि नैतिक मूल्य भी डेवलप हो सके, यही तो होता है ना। फाइनेंसिंग, एजुकेशन और इस तरह की अभी ये गोल नहीं है, और ना ही ये बेस्ट आंसर जाता है, एक्रीडेशन वगैरह का भी नहीं जाता, ये तो कोई संस्थान ही करेंगे। तो ये गोल के क्या क्या है अपने, A है, B है, C और E, यानी कि इस ऑप्शन का जो दिया गया है सिलेक्शन करने का हमें, इसमें सबसे जो कॉम्बिनेशन जाता है ABCE ही जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वैसे कोई चीज़ इतनी गलत नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और फर्स्ट पेपर में यही बात आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड करोगे या फिर रिसर्च भी करते हो, कम्युनिकेशन भी करते हो ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करें, कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो अपने आप को प्लीज़ आप रिलैक्स रखिए, अपने आप को, चित्त को शांत रखिए। जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी, जितनी मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकती है, उतनी करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप खुश रह के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक इन्फॉर्मेशन आपको फिर दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है कंपलसरी पेपर, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, इन दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।